थैंक यू। चलो फ्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहला फ्लॉ क्या है? माइनर पार्टी फ्लॉज इन कैपेसिटी, कैपेसिटी एंड पर्सन। सो यू हैव कैपेसिटी का अगर फ्लॉ है, कैपेसिटी एज सच द पर्सन जो एंटर इनटू कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में वो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के, राइट। वन ऑफ देम इज़ अ माइनर। तो माइनर एक इंसान, वो माइनर ही कैनॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि दे माइट नॉट हैव द लॉजिकल रीजनिंग या सोचने का उतना शक्ति टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो अपने भले के बारे में नहीं सोच सकते। जो इंसान अपना भला नहीं सोच सकता उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं मानते हैं, ठीक है। कोई और इंसान इस माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है क्यों नहीं कर सकता? माइनर के बिहाफ पे, यानी कि तुम माइनर तो नहीं कर सकता ना, पर उसके भले के लिए कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और भला माइनर का हो जाएगा। मम्मी पापा करते हैं ना हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ हम साइन नहीं करते, हम नॉमिनी बनते हैं, हम माइनर बनते हैं। तुम्हारे बैंक अकाउंट्स होंगे एज अ माइनर, तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है जहाँ पर तुम्हारा से नहीं है पर मम्मी पापा का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइनर खुद अपनी कैपेसिटी से एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दैट इज़ अ फेयर केस, ठीक है। अगर वो करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होंगे। दूसरी बात, अगर मान लो एक माइनर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू कर लिया, एकदम बड़ा एग्जाम्पल, क्या माइनर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू कर लिया, झूठ बोला, अपनी एज गलत बताई, सब कुछ, ठीक है, बहुत शाना माइनर है वो, सब कुछ उसने कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल दैट माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट वेर इन ही इज़ बाइंग गोल्ड या कुछ ऐसा, कुछ कीमती चीज़ वो खरीद रहा है, किसी बंदे गाड़ी खरीद रहा है, ठीक है। अब अगर वो परचेज़ कर रहा है, उसने सामान ले लिया, अब पैसे नहीं दिए, ठीक है, सामने वाला बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट में उस माइनर को सू भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, एक माइनर प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। देयर इज़ अ वेरी बिग केस, कुछ मोहरी बीबी केस शायद इसके अंदर है, अगर है तो, जहाँ पर एक माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, फ्रॉडलेंटली अपनी एज गलत बताई, एंड येट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रीपे द डैमेजेस और द कंपेंसेशन और एनीथिंग, ऐसा। तो एक लॉ माइनर को बस प्रोटेक्ट करती है। ख़राब लग रहा है तुमको, लग करती है, बस ऐसा है, ठीक है। सो नाउ हियर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में फ्लॉज इन कैपेसिटी एंड पर्सन्स। देखो, इन लॉ पर्सन्स आर इधर नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन्स आर ह्यूमन, आर्टिफिशियल दूसरे और कॉर्पोरेशंस हो गए। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी और इन कैपेसिटी इज एन इंसिडेंट ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब हर इंसान का अपना अपना कैपेसिटी या इनकैपेसिटी हो सकती है। ऐसे हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं बोलते कि ह्यूमन बीइंग इनकेपेबल, नहीं। ह्यूमन बीइंग के अंदर हर बंदा हुआ, बंदा मेजर है पर पागल है, माइनर है पर दिमाग वाला है, क्या कर लोगे तुम, राइट। वैसे सो यू हैव द जनरल रूल इज दैट ऑल नेचुरल पर्सन्स हैव फुल कैपेसिटी बट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एडमिट्स एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन से हैं? माइनर, लूनेटिक्स, पर्सन्स डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। पर्सन्स डिसक्वालिफाइड माने बंदा जिस पर ऑलरेडी बहुत सारे डेट्स हैं, जिसका मंदी घोषित कर दी गई है, बैंक ने बोल दिया है कि ये बैंकरप्ट है, राइट। तो ये लोगों को हम स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई करते हैं। कुछ क्रिमिनल्स हैं, हम स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई करते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। सो यू हैव माइनर, यू हैव लूनेटिक्स, यू हैव दिमाग से पैदल, अनसाउंड माइंड, ठीक है, लूनेटिक। So now these persons are not competent to contract. Section 11 provides that every person is competent to contract who is the age of majority according to the law. मिल गया? Who is age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind. Sound mind यानी कि अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, ठीक दिमाग, and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. बढ़िया, वही 3 पॉइंट्स को उल्टा करके उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ तक। कुछ डाउट्स अब तक? बढ़िया। नेक्स्ट ये पैराग्राफ छोड़ दो, अगले पर आ जाओ। द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन डिपेंड्स अपॉन द मैनर इन विच इट वॉज क्रिएटेड। अभी तो हमने इंसान की बात की ना, तो कॉर्पोरेशन की कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? पॉइंट समझ में आ रहा है? इंसान का तो हम बोल सकते हैं कि ये मेजर है, माइनर है, लूनेटिक है, अनसाउंड माइंड है, डिस्क्वालीफाइड है। एक कॉर्पोरेशन का क्या बोलोगे? तो किस तरीके से बना है, हाँ बस उसके कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे उसने क्या झोल झपाटे किए, क्या नहीं किया, क्योंकि कॉर्पोरेशन तो माइनर मेजर नहीं हो सकता। सो यू हैव जस्ट द फॉर्म इन विच दे वर मेड। बढ़िया। उसके बाद तुम्हारे पास माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स है। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि कोई माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू करता है तो उसके क्या पॉसिबिलिटीज़, डिस्पॉलिस क्या क्या है, बस
अलग क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, मेजॉरिटी एक्ट, ठीक है, अ माइनर इज़ अ पर्सन मेल और फीमेल हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स. बढ़िया, यहाँ तक क्लैरिटी. अब एक इंसान माइनर तब तक होता है जब तक उसने 18 साल ख़त्म नहीं किए. पर हम ना अलग अलग लॉज में अलग अलग तरीके से माइनर या मेजर के बारे में बताते हैं. कई बार मान लो एक इंसान है, एक ऑर्फन है, ठीक है, वो बचपन से ही कोर्ट ने उसका एक गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया, कोई नहीं है उसका माई बाप, तो कोर्ट इस बंदे के लिए एक कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन अपॉइंट करती है. ठीक है, बढ़िया. वो बंदा 21 साल तक मेजर नहीं होता है, ज़बरदस्ती है. ठीक, तो देयर आर डिफरेंट लॉज. तुम्हें मेन 18 लेके चलना है. अगर देखो, इन केस अ गार्डियन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द माइनर और वेयर द माइनर इज अंडर द गार्डियनशिप ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स. कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब बच्चे ही, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स द आई थिंक वही वाला वर्ड्स है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. कोर्ट ऑफ वर्ड्स वही वाला है कि नहीं. द पर्सन कंटिन्यूज टू बी माइनर अंटिल ही कंप्लीट्स द एज ऑफ 21. बढ़िया. अकॉर्डिंग टू द Indian Contract Act, no person is competent to enter into a contract who is not the age of majority. बढ़िया. It was finally laid down in the Privy Council in the leading case Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh that a minor has no capacity to contract and minor's contract is absolutely void. In this case, समझ में आ रहा है यहाँ तक. अब इस केस में हुआ क्या, a minor X a minor borrowed 20,000 from Y, a money lender, as a security for the money advanced. X executed a mortgage in Y's favor. बढ़िया. मॉर्गेज नहीं कर रहा. मॉर्गेज नहीं कर रहा. वो बताया नहीं, उसने रखा होगा कुछ कि आप अगर जब एक मॉर्गेज एग्जीक्यूट कर दिया ना, मतलब वो सही मॉर्गेज होगा क्योंकि एग्जीक्यूट हो चुका है. पॉइंट समझ में आ रहा है. तो कुछ मॉर्गेज भी कर दिया. अब when sued by Y, the court held that the contract by X was void and he cannot be compelled to repay the amount advanced by him. पॉइंट समझ में आया. X तो Y मांग नहीं सकता बाद में X से पैसे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो void था. वही तो पॉइंट है ना कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में तुमने मुझे पैसे दिए वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई वजूद ही नहीं है. तो अब तुम मुझे किस मुंह से पैसे मांगोगे वापस. और मॉर्गेज वाली ऐसे नहीं बेच सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. वापस करने पड़ेगा. वो जो भी सामान आया है, ये वही मैं बोल रही हूँ ना, ये थोड़ा सा फेवरेबल लॉ है, माइनर की तरफ फेवर कर रहा है और कुछ नहीं. पैसा वापस नहीं आ रहा पर मॉर्गेज वापस जा रही है, ये क्या चाहती हुई. दोनों कुछ भी वापस नहीं जाता नहीं तो, राइट. ये उस तरीके से है. देखो, इंडियन कोर्ट्स हैव अप्लाइड दिस डिसीजन टू दोज केसेस वेयर द माइनर हैज़ इनकर्ड एनी लाइबिलिटी और वेयर द लाइबिलिटीज ऑन बोथ साइड्स आर आउटस्टैंडिंग. इन सच केसेस द माइनर इज़ नॉट लाइबल. ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी है, अगर कोई लाइबिलिटी अराइज हुई है माइनर के नाम पर, तो वो लाइबिलिटी उस माइनर को नहीं भरनी है क्योंकि वो माइनर है. सो बट इफ़ द माइनर हैज़ कैरिड आउट हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन द कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट ही कैन प्रोसीड अगेंस्ट द अदर पार्टी. ले, अगर उसने अपना काम कर दिया है, सामने वाले ने नहीं किया, तो फिर वो सामने वाले पे केस कर सकता है. पॉइंट समझ में आ रहा है. हम घुमा फिरा के माइनर का बेनिफिट ही देख रहे हैं, राइट. ये हुआ. कहाँ थे तुम. हाँ, द रैशनल यानी कि रीजनिंग इज़ टू प्रोटेक्ट द माइनर्स इंटरेस्ट, है ना. ये सब के पीछे का एक ही वजह है, क्या, प्रोटेक्ट द माइनर्स इंटरेस्ट. बढ़िया. यहाँ तक क्लैरिटी. बढ़िया. ये अगली लाइन वैसे तुम्हारे काम की नहीं है, पढ़नी है तो पढ़ लो. एक एक्ट है टोपा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ठीक है, इस एक्ट के अंदर माइनर एक वो इंसान नहीं हो सकता जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, पर जो खरीद रहा है, जिसके पास प्रॉपर्टी आ रही है, वो हो सकता है. पर ये कैसे, कहाँ, किधर, किस पर, वो तुम्हें दिया नहीं है. सो इट्स ओके इफ यू डोंट इवन मार्क इट डाउन. यहाँ तक क्लैरिटी है. ये माइनर पर बड़ा केस लॉ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा वो मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, अच्छे से पढ़ो इसको. द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी केप्ट इन माइंड इन रिस्पेक्ट टू माइनर कॉन्ट्रैक्ट. अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल टुगेदर void in law and a minor cannot bind himself by a contract. If the minor has obtained any benefit such as money, mortgage, he cannot be asked to repay, nor can his mortgage property be made liable to pay. ले, बढ़िया. कुछ भी नहीं. बढ़िया ना, मज़े हैं इसके. तो फिर, और सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज़ void ab initio, इट कैनॉट बी रैटिफाइड बाय द माइनर अपॉन अटेनिंग मेजॉरिटी. ऐसा नहीं कि हम वेट कर लेते चले अगले महीने इसका बर्थडे आ रही है, 19 का हो जाएगा. नहीं पॉसिबल है, रैटिफाई भी नहीं हो सकता. मैं करूँ फिर, मैं वही लेट है पर अभी फिर मुझे पता है ना लॉ. ऐसा हो जाएगा ना.
बट हाँ ले ले फटाफट लोन, जाते जाते रास्ते में। बढ़िया। एस्टॉपल, एस्टॉपल मतलब पता नहीं। ये एक एविडेंस होता है। किस चीज़ का? एस्टॉपल PEL होता है ना, कि एस्टॉपली होती है, पल होता है। एस्टॉपल माने देखो, अंडरस्टैंड, ठीक है? नहीं नहीं, मैं समझाती हूँ, समझ जाओ। आगे बहुत जगहों पर ये आएगा, मैं पूछूंगी, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। बढ़ाना है, कम करना है? कर लो यार, ये तुम यहीं पे रखो, ठीक है? अब एग्जाम्पल, घबरा ही गया हो। एस्टॉपल एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? कुछ भी, फ़ोन, बोतल नहीं। अच्छा चलो, मेरी एक शॉप है, ठीक है? अभी इस शॉप में मैं ब्रेड सब किराने की दुकान है मेरी, ठीक है? इस शॉप में मैं सब कुछ बेच रही हूँ, बढ़िया सेट। कोई बंदे आते हैं, सामान खरीदते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अच्छे से, सही। अब दमन और हम लोग दोनों, मन्नत, हम सब तीनों बढ़िया बढ़िया दोस्त बन गए। हम लोग सही भी आते रहते, ये लोग भी दुकान पे रहते रहते कि चल आगे टाइम पास करा, कहीं जाना नहीं तो दुकान पे बैठ गए, राइट? हम सब कुछ कर रहे हैं। सो नाउ वी आर ऑल्सो ऑल। अब यहाँ पर अगर मैं बैठ रही हूँ तो साथ ही साथ मन्नत और दमन भी आ गए, तो हम सब इधर बैठे हुए हैं, बढ़िया। करण आता है शॉप पे और कोई सामान मांगता है, ठीक है? उस टाइम पे दमन वहीं खड़ी थी, मैं कहीं इधर उधर थी, तो दमन ने बोला क्या चाहिए तेरे को? तो जो भी इसको ब्रेड या जो भी कॉफ़ी लेनी थी, तो बंदी ने दिया, पैसे लिए, रखे और ये लेके चला गया, राइट? अगले दिन ये दोबारा आया, दोबारा अभी दमन और मन्नत ही थे, तो उसने इसी से ले लिया सामान, अभी वापस चले गए। ये सब वजह से हो क्या रहा है? देखा जाए तो एक तरफ से करण को ऐसा लग रहा है कि ये दुकान हम तीनों लोगों की है। हो सकता है ना ऐसा, राइट? बढ़िया। क्या तुमने ऐसा बोला कि नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगी तेरे को ब्रेड या कॉफ़ी, मैं तो इस दुकान की ओनर ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे काम नहीं करती हूँ? इसको ऐसा लगा कि तुम यहाँ पर काम करते हो, और तुमने इसे ऐसा लगने भी दिया कि तुम यहाँ पर काम करते हो, राइट? अब एग्ज़ाम्पल, ये ऐसे ऐसे दिन अगर बीत गए, एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कल को ये करण कोई चॉकलेट लेने आया, ठीक है? उस चॉकलेट वो एक्सपायर्ड थी, उस वजह से उसका पेट खराब हो गया, बढ़िया। अभी फिर दुकान में आता है कि ये क्या तरीका है तुम्हारा, तुमने गलत प्रोडक्ट हमको बेच दिया, ऐसा वैसा, ये वो ऐसा वैसा, सब कुछ पंगा हो गया। तो इस बंदे ने इस दुकान से, क्योंकि इसको नुकसान हुआ था, तो हम तीनों पर केस कर दिया। तूने कर दिया, हाँ हाँ होता है, पर मैंने बेची तेरे को गलत प्रोडक्ट, हमारी गलती है। तो अब अगर इफ़ आई सेल यू सम रॉन्ग प्रोडक्ट या जो भी, ठीक है, बढ़िया, तो इस बंदे ने हम सब पे केस कर दिया, बढ़िया। मैं तो फंसी ठीक है, तुम दोनों ज़बरदस्ती के घिसड़ गए अंदर। है ना, राइट ना? मैं भी यही बोल रही हूँ कि भाई ये तो बेचारी आके खाली बोर ही हो रही थी, बैठी थी, तूने सामान दे दिया उत्साही में, मैं इधर उधर थी, मैं ओनर हूँ तो मेरे ऊपर आ गया केस, तुम दोनों बैठे थे तुम पर आ गया। तो अब ये भी यही बोल रहे कि मैं तो सामान भी नहीं दिया, मेरे को क्यों घसीट लिया अंदर? तू भी यही बोल रही है ओनर ने यही तो मेरे को क्यों कर लिया अंदर? तो हम कोर्ट ये बोलता है कि जब वो पहले सामान लेने आया था तब तुमने उसको ऐसा क्यों यकीन होने दिया कि तुम इस दुकान के ओनर हो? जब मज़ा आ रहा था तब उसने तो यकीन होने दिया, जब गलती आ गई तो हाथ छोड़ के भाग गए, तो गलत बात है, राइट? यहाँ पर कोर्ट एग्जैक्टली ऐसा बोलता है कि अगर आप पहले किसी को कुछ भी यकीन करने देते हो तो बाद में आप उस यकीन को रोक नहीं सकते हो। आई समझ?
तो पहले अगर किसी को कुछ यकीन करने दिया, लेटर ऑन he cannot be stopped from believing in that. So he cannot be stopped from believing in that. That is the law of estoppel. आई बात समझ अच्छे से, क्लैरिटी? तो हम एग्जैक्टली यही चीज़ बोलते हैं, ठीक है? यही बात पक्का एकदम क्लैरिटी के साथ, ये बहुत जब बार आगे आएगी। कहीं पर भी अगर हम किसी इंसान को किस चीज़ पर भरोसा करने देते हैं, तो अगर क्योंकि आपने उसे भरोसा करने दिया है, कल को अगर उस वजह से आप पर कोई केस होता है तो आप मना नहीं कर सकते, अब आप हाथ खड़ा नहीं कर सकते, राइट? क्लैरिटी। ये अगर किसी मेजर ने किया होता, जैसे अब किसी मेजर ने किया होता तो हम उसको बोल सकते हैं, अब दमन तो माइनर है, दमन हाथ खड़े कर सकती है, आई कैन प्लीड माइनॉरिटी। पॉइंट समझ में आया? वैसे एस्टॉपल किसी को नहीं छोड़ता, माइनर को छोड़ देता है, ठीक? क्लैरिटी? अनसाउंड माइंड तो अलग ही बात हो गई, तो कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड हो गया ना, वो अलग ही चीज़ हो गई। कोई भी इंसान, ये जो इंसान अगर कर रहा है कि हाँ आपको भरोसा करने दे रहा है, वो साउंड माइंड का ही होगा, तभी करने दे रहा है। अगर कोई अनसाउंड माइंड का है तो सामने तुझे ही पता लग जाएगा कि हाँ इस बंदे में कैपेसिटी नहीं है, तो तू ही उस पर केस नहीं करेगा कि इसको थोड़ी पता है। वो भी तो होता है कि थोड़े टाइम के लिए अनसाउंडेड माइंड था, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट करा, बट उसके बाद वो ठीक हो गया। उल्टा बोल, अगर साउंड माइंड में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वैलिड है, अनसाउंड में किया है तो नहीं है, ठीक है? तो ये पढ़ लो एक बार। अभी एस्टॉपल आपको समझ में आ गया ना? यहाँ पर एस्टॉपल नहीं समझाया है, तो मैं बताया कि माइनर के ऊपर एस्टॉपल नहीं चलता। सो इन अदर वर्ड्स, एक्स विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, बट अ माइनर कैन ऑलवेज, अरे सॉरी ऊपर का पढ़ना था ना। एस्टॉपल इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन, सपोज एक्स मेक्स अ स्टेटमेंट टू वाई एंड इंटेंड्स दैट, क्या नहीं चाहिए, अच्छा क्या लिखा है, पढ़िए। मिल गया? पढ़ रहा है? देखा, इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन एक्स मेक्स अ स्टेटमेंट टू वाई एंड इंटेंड्स दैट द लेटर यानी कि सामने वाला बंदा, ठीक है? एक्स एंड वाई में फॉर्मर लेटर वैसा, तो एक्स वाई जो है शुड बिलीव एंड एक्ट अपॉन इट, लेटर ऑन एक्स रियलाइजेस, रिसाइल यानी कि वही रिसाइन टाइप का, कि हट जाता है अपनी स्टेटमेंट से, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड मेक अ न्यू वन। इन अदर वर्ड्स, एक्स विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। एक्स को स्टॉप कर लिया जाएगा कि तू अब अपनी बात बदल नहीं सकता, हमने तेरे पे भरोसा किया था उस टाइम पर। पार्टनरशिप्स में भी ऐसा होता है, कोई एक बंदा किसी का पार्टनर प्रिटेंड करता है, तो कल को अगर केस होता है तो सारे पार्टनर्स पर होता है, एक बंदा पार्टनर था भी नहीं फिर भी, ठीक है? तो ये अब यहाँ पर एक्स विल बी स्टॉप्ड एक्सेट्रा, बट अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग इवन व्हेन ही हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लोन और एंटर्ड इनटू सम अदर कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही वाज अ फुल एज व्हेन इन रियलिटी ही वाज अ माइनर। अगर एक माइनर, देखो कितना मतलब वो बड़ा बात है, अगर एक माइनर अपनी कंप्लीट एज को बताने, झूठ बोलने के बाद भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और किसी का नुकसान कराता है, तभी भी उसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, ठीक? नेक्स्ट, बट वेयर द लोन वॉज obtained by fraudulent representation by the minor or some property was sold by him and the transactions are set aside as being void, the court may direct the minor to restore the property to the other party। कई बार अगर ऐसा कुछ होता है कि कोर्ट के अंदर माइनर जो है, देखो लोन ऑब्टेन्ड, लोन किया, एंड और सम प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड बाय हिम, लोन लिया, कोई प्रॉपर्टी बेची, कुछ भी हो गया है, तो अब देखो अंडरस्टैंड द पॉइंट, मेरे पास हक नहीं था ना वो प्रॉपर्टी खरीदने का, अगर मैं माइनर हूँ तो ना मेरे पास प्रॉपर्टी खरीदने का या लोन लेने का कोई हक नहीं है, प्रॉपर्टी बेचने का भी कोई हक नहीं है, तो जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं वो मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? एक चीज़ समझ में आती है, ही शैल नॉट पास समथिंग विच ही ऑलरेडी डज नॉट हिमसेल्फ हैव, है ना? जो मेरे पास खुद नहीं है मैं वो किसी और को कैसे दूँ? सो इफ़ अ माइनर सेल्स अ प्रॉपर्टी टू समबडी एल्स, तो वो समबडी एल्स के पास भी प्रॉपर्टी कैसे पहुंचेगी अगर मेरे पास ही कभी नहीं थी तो, राइट? तो कोर्ट में अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में डिसाइड कि प्रॉपर्टी उस बंदे से वापस ओरिजिनल ओनर को जा सकती है, ठीक है? लाइक माइनर काम कर रहा है, पता नहीं है कि माइनर है ये, और माइनर के फैक्ट्री में काम कर रहा है और माइनर का मतलब हाथ वगैरह कट गए, तो हमें तब भी कंपनसेशन देनी पड़ेगी। हाँ, वो तो चाइल्ड लेबर एक्ट और ये सब क्राइम ही हो गया, वो तो उसके खुद से लगी है, उसने हमें बताया नहीं था कि वो माइनर है।
फिर भी हमें कंपनसेशन हाँ अ माइनर एग्जाम्पल देखो, अ माइनर फॉल्सली ओवरस्टेट्स हिज एज, ठीक है, एंड टेक्स डिलीवरी ऑफ अ मोटर कार आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ द ट्रेडर फॉर इट्स प्राइस। प्रॉमिसरी नोट मतलब एक तरीके से, हाँ, जो पता तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ऐसा कुछ पढ़ा होगा तुमने। प्रॉमिसरी नोट्स में ये होता है कि जो बंदा प्रॉमिसरी नोट बना रहा है ना, वो बंदा पैसे देने वाला होता है, ठीक है। तो इफ़ आई मेक अ प्रॉमिसरी नोट, आई विल राइट ऑन इट कि आई अंडरटेक टू पे 50,000 रुपीज़ टू मन्नत, ऐसा, ठीक है। तो दैट इज़ अ प्रॉमिसरी नोट। तो एक बंदे ने मोटर कार खरीदी, उसके बदले प्रॉमिसरी नोट दे दिया। अब वो प्रॉमिसरी नोट किसने बनाया? एक माइनर ने बनाया। क्या उस प्रॉमिसरी नोट का कोई वजूद होगा? बस। So now the minor cannot be compelled to pay the amount to the promissory note, but the court on equitable grounds may order the minor to return the car also. ठीक है, आया समझ? आपने जो सामान झूठ बोल के खरीदा है, उसके आपको पैसे देने तो नहीं पड़ेंगे, पर हो सकता है कोर्ट ऑर्डर कर दे कि आप वापस दे दो सामान, ठीक है, इक्विटेबल ग्राउंड्स। इतना भी वो कोर्ट तो भी तो दिमाग लगाएगी ना। यहाँ तक क्लैरिटी? शाबाश। ओके बढ़िया, ये अगला पैराग्राफ आप पढ़ लोगे, मार्क कर लो, आसान है। नेक्स्ट डी पॉइंट आ जाओ। अ माइनर्स एस्टेट इज लाइबल टू पे रीजनेबल प्राइस फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू हिम और टू एनीवन टू हुम द माइनर इज बाउंड टू सपोर्ट। नेसेसरीज माने काम की चीज़ें, गाड़ी बंगला नहीं। नेसेसरीज मतलब वो वाली चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें, रहने की चीज़, पहनने की चीज़, ऐसा सिंपल, फैशनेबल लहंगे नहीं, कपड़े, ऐसा। तो नेसेसिटीज़ के लिए अब मान लो एक माइनर है, जिस बंदे का कोई नहीं है, अगर तो उसके पास एक पूरी बहुत बड़ी विल है या ज़मीन है या एस्टेट है, उसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान किसी माइनर को नेसेसिटीज़ सप्लाई कर रहा है, तो माइनर का जो पूरा जायदाद है ना, उसमें से, उसके एस्टेट में से पैसा देने का काबिल हो सकता है। माइनर्स एस्टेट कैन बी लाइबल टू पे फॉर द नेसेसिटीज़, बढ़िया, बट ओनली द नेसेसिटीज़। क्लैरिटी? द नेसेसरी सप्लाइड मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड द स्टेटस इन द लाइफ ऑफ द माइनर। हर बंदे की काम की चीज़ अलग अलग होती है ना, तो नेसेसरीज शैल बी एज पर द स्टेटस एंड मस्ट बी थिंग्स विच द माइनर एक्चुअली नीड्स। द फॉलोइंग हैव ऑल्सो बीन हेल्ड एज नेसेसरीज इन इंडिया। कॉस्ट इनकर्ड इन सक्सेसफुल डिफेंडिंग अ सूट ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर इन विच हिज प्रॉपर्टी वॉज इन जेओपर्डी। जेओपर्डी मतलब वही, पता नहीं लग रहा है कि इस वक्त कहाँ जाएगी कहाँ नहीं, चीज़ें दिक्कत में है। जेओपर्डी जैसे इसमें एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया हुआ है कि नेसेसरीज़ क्या क्या चीज़ें होती हैं वो अलग हर बंदे का होता है। पर अगर मान ले तेरे ही जायदाद पर किसी बंदे ने कब्जा कर लिया और उसके लिए मैंने केस किया है कि नहीं नहीं ये जायदाद मेरी है, तो तेरी इस वक्त प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है ना, कि पता नहीं उसका क्या होगा क्या नहीं, तो ये जेओपर्डी होता है कि भाई एस्टेट में से जो भी पैसा लग गया उसके बाद एस्टेट से वसूला जाएगा ना। तो कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग हिम इन अ प्रोसिक्यूशन, मनी एडवांस टू हिम, कुछ। ये जो स्टेट वाले पैसे हैं ये कौन देगा? कोर्ट देगा। कौन सा स्टेट वाला पैसा? जो स्टेट में से पैसे आएंगे। एस्टेट तो मेरी खुद की है ना। अब एक माइनर है, मैं बोल रही हूँ माइनर है, उसका ये पूरा जायदाद है, ज़मीन है, बंगला है, पैसा है, इसके पास सोना है, सब कुछ, ठीक है। इसको जो भी नेसेसरीज प्रोवाइड हो रही है ना, ठीक है, उस सब के लिए जो पैसा होगा वो इसके एस्टेट, इस जायदाद में से जाता है इसके लिए, ठीक है। ये खुद नहीं, एक बंदा अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि ये तो माइनर है, इसको तो नहीं पता। कब्जे वाले में मान ली यही जगह कब हो गया इसका कब्जा, ठीक है। तो अब इस जगह को बचाने के लिए एक लॉयर करना पड़ेगा, उस लॉयर की भी फीस होगी, उसके अलावा कोर्ट की फीस होगी। तो ये सारी चीज़ें पहले कर ली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, कोर्ट ही अपॉइंट सब कुछ करेगा, ठीक है। जैसे ही ये ज़मीन सारी की सारी छूट गई, उसके बाद पेमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद सिंस अ माइनर, अच्छा हाँ, डी पॉइंट तक डन है, हाँ चलेगा। मेन खाली पॉइंट्स मार्क कर लो इसके फटाफट। एन एग्रीमेंट बाय माइनर बीइंग वॉइड द कोर्ट विल नेवर डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब एक एग्जांपल दिया था मैंने, यार तुम्हें ना मैंने पढ़ा रखी हूँ चीज़। देखो अगर फॉर एग्जांपल, हाँ,
अगर इफ़ आई ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट तो आई माइट बी लाइबल टू पे यू कंपेंसेशन, है ना। एक और तरीका होता है कि यार मुझे नहीं चाहिए कंपेंसेशन, अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कंपेंसेशन दे रही हूँ तो पैसे रख, तो बोला हमें पैसे चाहिए ही नहीं। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ हाउस इन चंडीगढ़, ठीक है, सब कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बढ़िया हो गया, तुम्हारा सब सेट हो गया, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने तुम्हें अपने घर में वो रेंट पर दे दिया घर की, भाई हाँ ये कमरा है रेंट पर मिलेगा, बढ़िया, सब कुछ सेट, तुम सामान वामान लेकर आ गए। उस दिन मैंने मना कर दिया, सॉरी किसी और से मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे तो इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ, तो मैंने गलत किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, राइट। तो मैंने बोला क्या हो गया तेरा, क्या नुकसान है, कुछ नुकसान तो हुआ नहीं ना, ये लो तो ऐसा कर 5,000 रुपये रख कंपेंसेशन, एक आधे दिन कहीं रह लेना फिर ढूंढ लेना, बढ़िया। अब ये जो चीज़ मैंने की है वो गलत की है, वो 5,000 रुपये से तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम्हें फिर से शुरू करना पड़ेगा, दोबारा घर ढूंढना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा, सामान रखना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करोगे, राइट। तो इस वक्त तुम्हारे लिए आइडियल रेमेडी क्या है कि तुम्हें वो घर मिल जाए, है ना। तो इस चीज़ को कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जिस परफॉर्मेंस को हम चाहते थे वही स्पेसिफिक चीज़ हमें मिल जाए, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, राइट। मैंने आपको ये एग्जैक्ट चीज़ एक कंपनी लॉ वाले केस में समझाई थी, याद करो, वो लैंड वाला केस था, एक था केस में समझाया था कि बंदे ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू किया था। तो द पॉइंट बीइंग कि इफ़ एट ऑल वो था उसमें यार अल्ट्रा वाइस वाला था, नहीं कॉर्पोरेट सेपरेट पर्सन डॉक्टर, वो लिफ्टिंग ऑफ वेल वाला था कि वो बंदे को देना नहीं था ज़मीन शायद, इसलिए उसने किसी और के नाम पे लैंड ट्रांसफ़र कर दी थी, कंपनी बना के कंपनी के नाम पे लैंड ट्रांसफ़र खुद से दिया था। चलो आया समझ, लेकिन पॉइंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बढ़िया। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली यही बोला कि कोर्ट विल नेवर डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्रीमेंट के साथ एग्रीमेंट स्पेसिफिक वॉइड हुई है जो भी है तो ये वाला रेमेडी नहीं आएगा। माइनर कैन बी एन एजेंट बट ही कैन नॉट बी अ प्रिंसिपल नॉर कैन ही बी अ पार्टनर, ही कैन हाउएवर बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर एक एजेंट हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, ये समझ में आ गया। पार्टनर नहीं बन सकता है, ये समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ माइनर अगर एक पार्टनरशिप का हिस्सा बनता है तो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए बनेगा, खर्चे, लॉसेस, लाइबिलिटीज़ के लिए नहीं बनेगा, ओनली टू द बेनिफिट्स। उसके अलावा सिंस अ माइनर इज नेवर पर्सनली लाइबल ही कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट माने बैंकरप्ट, मंदी, कुछ भी ख़त्म, पैसा नहीं है। जब माइनर कभी किसी भी चीज़ के लिए लाइबल है ही नहीं तो वो इंसॉल्वेंट कैसे घोषित किया जा सकता है, आया समझ क्या। उसके अलावा एन एग्रीमेंट बाय अ पेरेंट और अ गार्डियन एंटर इनटू ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर इज बाइंडिंग ऑन हिम प्रोवाइडेड इट इज़ फॉर द बेनिफिट और इज़ फॉर लीगल नेसेसिटीज़, ठीक है। अगर आपके गार्डियन ने या पेरेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, आप लाइबल हो, प्रोवाइडेड एंड ओनली प्रोवाइडेड आपसे उसका फ़ायदा हो रहा। आ रहा है समझ सबको सब कुछ। मैंने केस कर सकते किसी पे, हाँ माफ नहीं, हाँ ये मुझे माफ है। हाँ हाँ क्या हो गया, ठीक है। क्या टाइम है, 12। कम लो पढ़ लें ऐसा। ये तो एक आँख लाल रखी है, इतनी नींद आ रही है, तौबा। ठीक है, हाँ एक घंटा और। लूनेटिक्स वाला मार्क कर लेना, पढ़ के आना, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। कंपनी लॉ शुरू करते हैं। हाँ जी।